नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 25 लंबित प्रकरणों का 3 माह में निराकरण करने का जिला अदालत के अधिवक्ताओं ने किया विरोध। न्यायालयीन कार्य से विरत रहकर मनाया प्रतिवाद दिवस। मेल एक्सप्रेस में टीसी के साथ यात्री ने की मारपीट। जनरल टिकट लेकर आरक्षित कोच में यात्रा करने पर हुआ था विवाद। और मझौली के ग्राम लोहारी में सरपंच पिता की गोली मारकर हत्या। चुनावी रंजिश को लेकर पूर्व सरपंच और उसके साथियों ने दिया वारदात को अंजाम। समय सीमा के कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट में हुआ, जिसमें कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाडली बहना योजना के लिए आधार केवाईसी का कार्य तेजी से कराया जाए ताकि योजना का लाभ प्रत्येक हितग्राही तक पहुंच सके। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। साथ ही नामांतरण, बंटवारा और सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की समीक्षा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से कराया जाए। योजना के लिए आधार केवाईसी का कार्य तेजी से पूरा किया जाए ताकि आवेदकों को परेशानी न हो। तो ई केवाईसी करने के लिए सीएससी, एमपी ऑनलाइन, एनएसके सारे लोग ये जो है सिटीजन लॉगिन से कर सकते हैं या कियोस्क लगा रहे हैं। 3 लोगों के अलावा वो सचिव, जीआरएस पटवारी, सीएम इंटर्न, बेसिकली जिसको भी कंप्यूटर और रिक्वायरमेंट लेकिन इंपॉर्टेंट है कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, बायोमेट्रिक डिवाइस, इंटरनेट कनेक्टिविटी और मोबाइल से अगर कर रहे हैं, क्योंकि ई केवाईसी आप बायोमेट्रिक या ओटीपी के बिना नहीं कर सकते। डेली रिपोर्टिंग करना डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी प्लीज अंडरस्टैंड कि जो हमें डिस्ट्रिक्ट पे लॉगिन आईडी पासवर्ड है, इस पे हमको कोई भी रिपोर्ट्स विजिबल नहीं है। ना हमारे यूजर्स आज कितने ऑनबोर्डेड हैं, ये अभी रिपोर्ट किसी भी लॉगिन पे नहीं है। पर जैसे जीपी और सीओ जनपद लेवल पे ये रिपोर्ट एटलीस्ट विजिबल है कि कितने हो चुके हैं, वो हम रिपोर्टिंग पे और डिस्कस करेंगे। टीएल बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन सहित तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश सरकार ने मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया जबलपुर पर बड़ी कार्यवाही की है। पट्टे की जमीन पर बने क्रिश्चियन स्कूल भवन एवं दीक्षित प्राइड को शासकीय संपत्ति घोषित करते हुए नोटिस चस्पा कर दिया है। बताया जा रहा है कि भूमि का नवीनीकरण नहीं कराया गया है। नवीनीकरण की समय सीमा समाप्त हुए भी लंबा समय हो गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने तैयब अली चौक के पास स्थित क्रिश्चियन स्कूल भवन को शासकीय संपत्ति घोषित करते हुए पट्टे की जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करके निर्देश दिए हैं। राजस्व अमले ने इस मंशा से संबंधित एक नोटिस चस्पा कर दिया है। ये जमीन मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया की जबलपुर के पट्टे पर दी गई थी। करीब 2,59,235 वर्ग फीट की इस जमीन का नवीनीकरण 1999 के बाद से नहीं कराया गया था। पट्टे के नवीनीकरण न होने के कारण इनके ऊपर पूर्व में राशि अधिरोपित की गई थी, वह भी इनके द्वारा जमा नहीं की गई। वर्तमान में अपर कलेक्टर महोदय द्वारा पट्टे का नवीनीकरण न किए जाने के संबंध में शासन में दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार का नोटिस तैयब अली चौक पर बने दीक्षित प्राइड पर भी चस्पा किया है। बताया जा रहा है कि शिक्षा के लिए आवंटित जमीन पर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। दीक्षित प्राइड में स्कूल शिक्षा विभाग के लिए भूमि दी गई थी और मिशनरी द्वारा बगैर कलेक्टर महोदय की अनुमति के विक्रय की गई बिल्डर को। उनके द्वारा अभी तक कोई ऐसे ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण शासन में दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है। दोनों ही कार्यवाहियों से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। दीक्षित प्राइड के संचालक का कहना है कि इस मामले में ग्वालियर राजस्व कोर्ट में निर्णय हो चुका है, फिर भी दोबारा परेशान किया जा रहा है। इसका पूरा मामला निपट चुका है। इसमें हमने रेवेन्यू बोर्ड से केस जीता है और उसमें जो पैसे उन्होंने बोले थे वो जमा कर दिए। रेवेन्यू बोर्ड हाईएस्ट अथॉरिटी होता है इनका। 2 साल पहले की बात है, ये सब पैसे जमा करके ख़त्म हो चुका है। दोबारा कार्रवाई अब सरकार कर सकती है। हालांकि मेथोडिस्ट चर्च की तरफ से कोई जिम्मेदार अधिकारी मीडिया के सामने नहीं आया। दिव्यांगों के लिए पात्रता परीक्षण शिविर 14 से 21 मार्च तक विधानसभा स्तर पर लगाए जाएंगे। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा लगाए जाने वाले इन शिविरों में विकलांग उपकरणों के वितरण के लिए असेसमेंट कराया जाएगा। मेडिकल बोर्ड की टीम भी इस शिविर में उपस्थित रहेगी। सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जबलपुर जिले के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में बारी बारी से दिव्यांगता परीक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे।
14 मार्च से 21 मार्च के बीच आयोजित होने वाले इन शिविरों में दिव्यांगता का असेसमेंट कराया जाएगा ताकि उन्हें उपयोगी उपकरण प्रदान किए जा सकें। 14 मार्च से 21 मार्च तक विधानसभा वार 8 विधानसभाओं में दिव्यांगजनों के उपकरण चिन्हांकन के लिए एलिम्को द्वारा असेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही वहां पर मेडिकल बोर्ड का भी गठन होगा जिसके द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे और दिव्यांगजनों की पेंशन से संबंधित, समग्र आईडी, आधार कार्ड से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उनका भी कैंप में निराकरण होगा। ये उत्तर मध्य विधानसभा का कैंप रानीताल स्टेडियम में है। 15 तारीख को कैंट विधानसभा का कैंप गणेशगंज स्कूल रांची में है। इसी प्रकार सभी विधानसभाओं के केंद्र। अधिकारियों का कहना है कि इन असेसमेंट कैंपों की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। संस्थाओं के जरिए दिव्यांगों तक भी सूचना पहुंचाई जा रही है। जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने न्यायालीन कार्य से विरत रहकर प्रतिवाद दिवस मनाया। जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों ने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए उस आदेश का विरोध किया है जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में 5 या 7 साल का निराकरण 3 माह में करने को कहा है। लिहाजा जिला बार एसोसिएशन ने 2 दिवसीय हड़ताल आरंभ की है। पिछले 5 या फिर 7 वर्षों से अधीनस्थ अदालतों में लंबित मामलों के निराकरण को लेकर हाईकोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें 3 माह में 25 प्रकरणों का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। लिहाजा इस फरमान के खिलाफ जिला बार एसोसिएशन के आह्वान पर जिला अदालतों के वकीलों ने 2 दिवसीय हड़ताल कर दी। प्रतिवाद दिवस के पहले दिन अधिवक्ता न्यायालीन कार्य से विरत रहे। उनको पुराने प्रकरण जो कि 5 साल या 7 साल के हो चुके हैं और 25 ऐसे प्रकरण इन्हें चिन्हित किए गए हैं जिनको 3 महीने के अंदर उनको निपटाना है। इस कारण हमारे जितने भी अधिवक्ता हैं पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 1,20,000 जिनके केस लग रहे हैं उनके काफ़ी मानसिक दबाव है। डेली मुकदमे लगाए जा रहे हैं। बहस करने का, जिरे करने का, जब मुकदमा तैयार करने का उनको समय नहीं दिया जा रहा है। समय मांगो तो तानाशाही करते हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश के काफ़ी अधिवक्ता संघ हड़ताल पे हैं और हमें भी आज उनका साथ देते हुए जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने भी आज कार्य करना आज बंद कर दिया। ये आज भी है और कल भी रहेगी और यदि बहुत जल्द चीफ साहब ने हमारी मांगें नहीं मानी, इसमें संशोधन नहीं किया या इसको वापस नहीं लिया तो हो सकता है कि पूरे मध्य प्रदेश में अनिश्चित काल के लिए हड़ताल हो जाए। अधिवक्ताओं का कहना है कि इस निर्णय के कारण उन पर मानसिक दबाव पड़ रहा है जिससे उनकी सेहत पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने लगा है। चिटफंड कंपनियों का शिकार हुए लोगों की संस्था ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के सदस्यों ने कलेक्टर के नाम एक पत्र सौंपा है और अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत पीड़ितों को उनकी जमा राशि का भुगतान कराने की मांग की है। चिटफंड कंपनियों समेत सहारा इंडिया एवं पल्स कंपनी में पूंजी जमा करने वाले निवेशकों की संस्था के द्वारा जिला प्रशासन को एक पत्र सौंपा गया है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संस्था के सदस्यों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट कार्यालय में ठगी पीड़ितों की शिकायतों और आवेदनों के लिए अलग से खिड़की बनाने की मांग की। सरकार ने कानून बनाया है बट्स एक्ट जिसको अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 कहते हैं। उसके तहत सभी का भुगतान की गारंटी वो अधिनियम देता है। उसी को हम आज कलेक्टर साहब से ही यहाँ के सक्षम अधिकारी हैं उनको एक ज्ञापन देंगे कि ये जो ठगी पीड़ित लोग यहाँ परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं, उनका एक यहाँ निश्चित काउंटर हो, निश्चित खिड़की हो, एक पद पट्टिका लगाई जाए जिसमें आवेदन करता अपना दावा भुगतान फार्म जमा करके भुगतान अपना ले सके। और कम से कम हज़ारों की संख्या में कंपनियाँ हैं और लाखों की संख्या में निवेशक हैं। संगठन ने जल्द से जल्द निवेशकों की राशि लौटाने की मांग की है। बदलते मौसम में इन्फ्लुएंजा वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चिकित्सकों ने हिदायत दी है कि ठंड गर्म की स्थितियों से बचने का प्रयास करें, हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में सर्दी, खांसी, बुखार के प्रतिदिन 150 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि मौसम में आए परिवर्तन के कारण इन्फ्लुएंजा वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। इसके लिए बचाव के उपाय करना जरूरी है। अभी वायरस का, इन्फ्लुएंजा वायरस का संक्रमण तेज़ी से चल रहा है। ये सीज़न भी होता है, तेज़ी से मरीज बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों करीब 150 से अधिक मरीज प्रतिदिन सर्दी, खांसी, बुखार से संबंधित आ रहे हैं। इन्फ्लुएंजा के लिए शासन ने निर्देश दिए हैं, 3 कैटेगरी रखी हैं और उसमें कैटेगरी 1 में सिंपल इलाज के द्वारा ही उनको ठीक करना है। कैटेगरी 2 में कोविड टेस्ट कराना है
और लक्षणों के आधार पे जो कैटेगरी 3 है उसमें H1N1 का टेस्ट कराना है। तो अभी तक शहर में H1N1 का एक ही सस्पेक्टेड पेशेंट है जो मेडिकल में भर्ती है, उसके टेस्ट के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट अभी आई नहीं है। कि ये बदलते मौसम से अपने आप को बचाएं, दिन के समय में बहुत ठंडे पेय पदार्थों का सेवन ना करें क्योंकि अभी सीज़न ऐसा नहीं है, और भीड़ भरे स्थानों पे कम से कम जाएं, और यदि कोई सर्दी खांसी बुखार जैसे लक्षण है तो मास्क का उपयोग करें। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी रखना है ताकि वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोका जा सके। जनरल टिकट लेकर रिजर्वेशन कोच में यात्रा करने वाले 2 यात्रियों ने जुर्माना अदा न करने की धौंस दिखाते हुए टीटी से मारपीट कर दी। मेल एक्सप्रेस में हुई इस घटना की रिपोर्ट जीआरपी में दर्ज कराई गई है। मेल एक्सप्रेस वे की रिजर्वेशन बोगी में जनरल की टिकट लेकर सफर कर रहे 2 यात्री लालाजी राय और सुमित पटेल ने टीसी विनय कुमार रजक और अन्य टीटी के साथ अभद्रता करते हुए विवाद शुरू कर दिया और विनय रजक के साथ मारपीट कर दी। घटना के बाद दोनों यात्री वहां से फरार हो गए। हावड़ा मुंबई में 12321 से जब कटनी स्टेशन से खुली तो हमारा टीटी साथी चेक कर रहे थे। चेक के दौरान अनऑथराइज पैसेंजर, इसमें 5 लोगों के ग्रुप था। देखा कि मेरा टीटी का कॉलर पकड़े हुए है पैसेंजर जो है वो मारा पिटी के। उसके बाद जब बीच बचाव में आया तो मेरे ऊपर ही वार कर दिया, हम मारने लगा। और एक और साथी था वो भी आया, उसका भी कॉलर उड़ा, गाली पूरी जोर जोर से गाली और पूरी माँ बहन की गाली देने लगा। ये मेल एक्सप्रेस में जो है रेलवे ये टीसी जो है चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान जो है स्लीपर कोच में S5 में कुछ यात्री लालजी पटेल और ये अपना सुमित पटेल का जनरल का टिकट था। ये लोगों जो है स्लीपर में बैठ गए थे, तो टीसी द्वारा चेक करने पर स्लीपर का चार्ज के लिए जो है बोले कि चार्ज बनाइए या फिर जनरल में जाइए, तो उन्होंने चार्ज बनाने से इनकार किया। उसी में से जो है बहसा हुई, धक्का मुक्की और टीसी के साथ जो है लालजी पटेल और सुमित पटेल ने मारपीट किया है। जीआरपी ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। घरेलू हिंसा की शिकार ग्राम सिलवा निवासी एक महिला ने गौर चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति, ससुर एवं देवर उससे प्रताड़ित करते हुए मारपीट करते हैं। ग्राम सिलवा निवासी रजनी चौधरी ने गौर चौकी में ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। गौर पुलिस के अनुसार शादी के 10 वर्ष बाद भी रजनी का पति धनराज, ससुर गुलाब और देवर उसके साथ मारपीट करते हैं। इसकी शिकायत दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। श्रीमती रजनी चौधरी, पति धनराज चौधरी, उम्र 32 साल, निवासी ग्राम सिलुआ, थाना बरेला की चौकी उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी शादी 10 वर्ष हो गए हैं और मेरे 3 बच्चे हैं। अभी 1 साल से मेरे पति धनराज चौधरी एवं देवर गोलू चौधरी, ससुर गुलाब चौधरी, तीनों लोग मिलकर मेरे को प्रताड़ित कर रहे हैं एवं पति मेरे साथ मारपीट करता है। महिला की रिपोर्ट पर अपराध धारा 498 34 ताजीरात हिंद का प्रकरण कायम किया गया है। महिला का मुलायजा कराया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। चुनावी रंजिश के चलते ग्राम लोहारी में सरपंच के पिता कंचन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की इस वारदात को पूर्व सरपंच आनंद चौहान, सानद चौहान और उनके साथियों ने अंजाम दिया। कत्ल की घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मझौली के ग्राम लोहारी में सरपंच राहुल यादव के पिता कंचन यादव की गोली मारकर हत्या किए जाने की वारदात सामने आई है। पुलिस के अनुसार रंगपंचमी मनाकर लौट रहे राहुल यादव की कार के सामने हथियारों से लैस पूर्व सरपंच एवं उनके परिजनों और साथियों के द्वारा कंचन यादव पर बंदूक से फायर कर दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई, जबकि राहुल एवं अन्य के साथ मारपीट की गई। राहुल ने बताया कि आनंद एवं सानंद चौहान और आयुष ने अपने साथियों के साथ मिलकर चुनावी रंजिश को भुनाने के लिए कत्ल की वारदात को अंजाम दिया है। पूर्व सरपंच सानंद सिंह चौहान, उसका भाई आनंद सिंह चौहान और उसका लड़का आयुष चौहान और सर्वेश सिंह चौहान, जो कि मैं टीका लगा के लौट रहा था, वहाँ से मेरी कार के आगे सानंद सिंह चौहान ने अपनी 12 बोर बंदूक से मुझे छेक लिया वहाँ उसके घर के पास। और इसके बाद में जैसे ही मुझे गेट से उतारा बाहर गाड़ी से, तो मैं उतर गया बचाव के लिए। मेरे पापा मेरे पास करीब पहुँचे तो सानंद सिंह चौहान ने अपनी बंदूक से मेरे पापा के ऊपर फायर कर दिया, जिससे उनको गोली लग गई वहीं पर। इसके बाद आनंद सिंह चौहान ने हवाई फायर करना चालू कर दिए। वहाँ अफरा तफरी का माहौल मच गया, जिसमें कि
सानंद सिंह चौहान के बेटे आयुष चौहान और इस सर्वेश सिंह चौहान लाठी डंडों से हम लोग के ऊपर हमला कर दिए। हम लोग वहाँ पर जब पापा को गोली लग गई तो उठा के सीधे वहाँ से नेशनल हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चुनावी रंजिश है और अभी शासकीय भूमि करीब 52 एकड़ सरपंच महोदय ने जो खाली कराई थी, मैन उसी के कारण हमला हुआ है। ये 10 से 12 लोग थे जिनकी भूमि थी और इन्हीं के सब समर्थक थे। अभी 4-5 दिन पहले भी चाकुओं से हमला हुआ था एक सरपंच महोदय के समर्थक के ऊपर। इनका ये उद्देश्य था कि जो शासकीय भूमि कब्जा मुक्त कराई गई है, तहसीलदार और इनका जो सरपंच ने उसका सपोर्ट किया था, उसी कारण से ये हत्या हुई है और इसके आगे कुछ भी नहीं। दिनांक 12/3/23 को राहुल यादव, कंचन यादव, रघुराज यादव रंग पंचमी त्यौहार पर अपने कार्यकर्ताओं से मिलने राधा लोहारी गए हुए थे। वहां से वापस लौटते समय रास्ते में सानंद सिंह, आनंद सिंह, सर्वेश सिंह, आयुष अपने पास देसी 12 बोर की बंदूक लिए खड़े हुए थे। रास्ते में रोककर कंचन यादव के साथ के ऊपर फायर कर घटना कारित की है। एक फौत हुआ है, 3 घायल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।